नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, टीवी बहस के ठीक तुरंत बाद कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन क्या वो सवाल उठाए जा रहे हैं जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं? आज मीडिया वॉच में हम उनकी पड़ताल करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि बेंगलुरु की हिंसा को मीडिया ने किस तरह से एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। इसके अलावा हम देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकारों पर हुए शर्मनाक हमले की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत ने टीवी चैनलों पर होने वाली जहरीली बहसों को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस बहस के बाद राजीव त्यागी की मौत हुई वो देश के नंबर 1 चैनल पर चल रही थी। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा अपनी जुबान से जहर उगल रहे थे। वे राजीव त्यागी को जयचंद बता रहे थे और जो एंकर महोदय थे वो उन्हें रोक नहीं रहे थे, उनको धारा प्रवाह ढंग से बोलने दे रहे थे और राजीव त्यागी को खुद को बचाने का मौका भी नहीं दे रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी से जो दबाव बना वो भारी पड़ा राजीव त्यागी के लिए और उनकी मौत हो गई। अब इस पर बहस हो सकती है कि राजीव त्यागी की मौत के लिए ये बहस जिम्मेदार थी या उनके स्वास्थ्यगत कारण इसके पीछे थे, लेकिन इस हादसे ने बहुत कुछ जाहिर कर दिया है। ये जाहिर कर दिया है कि हमारे टीवी चैनल किस हद तक जहर फैला रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। अब अगर ये सोचिए कि बहसों में हिस्सा लेने वालों पर जब इतना दबाव हो सकता है कि उनकी जान तक जा सकती है, तो उन लोगों का क्या होता होगा जो इन बहसों को देखते हैं, उनकी मनोदशा पर कितना असर पड़ता होगा। उनके अंदर भी वैसा ही जहर, नफ़रत और हिंसा भर रही होगी। वे भी इसी तनाव में, इसी तरह के तनाव में जी रहे होंगे और कभी भी हिंसा कर सकते हैं या हिंसा का शिकार हो सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हमने तो टीवी पर बहस देखना बंद कर दिया है क्योंकि उसको देखते समय हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं। तो जाहिर है कि ये जो बहसें हैं ये दरअसल वैचारिक तनाव पैदा नहीं कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक तनाव पैदा कर रहे हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। टीवी पर होने वाली बहसों पर बहुत समय से सवाल उठते रहे हैं, मगर पिछले 4-5 सालों में वो बहुत तीखे होते चले गए हैं। इसकी वजह ये है कि एक तो उनके विषय ही ऐसे चुने जाते हैं जिनसे सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, वैमनस्य पैदा होता है। उसमें हमेशा हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान जैसे कटुता पैदा करने वाले विषयों को उठाया जाता है। विषयों को चयन को लेकर तो उनमें जहर होता ही है, मगर विषय के बहस में हिस्सा लेने वालों को भी इसी तरह से चुना जाता है जिससे कि टकराव ज़्यादा से ज़्यादा हो, मुर्गों की लड़ाई में चोंच ज़्यादा से ज़्यादा भिड़ें, शोर ज़्यादा हो, नाटकीयता ज़्यादा हो और विश्वमन जितना ज़्यादा हो सके अच्छा है। और अगर मेहमान इस मामले में थोड़ा सा फेल हो जाते हैं तो फिर एंकर हमेशा होता है जो उन दोनों को, पक्षों को लड़ाने के लिए कोशिश करता है और उनको उकसाता है, भड़काता है। इन बहसों का तयशुदा एजेंडा होता है। हम सब जानते हैं कि ये एजेंडा है जो केंद्र सरकार और संघ परिवार चाहता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। यानी राजनीतिक और धार्मिक आधारण पर एक ध्रुवीकरण हो, इन बहसों का ये मकसद होता है। इनमें विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का पहले से सुनियोजित प्लान होता है, षड्यंत्र होता है। सत्ता विरोधी मेहमानों को बोलने नहीं दिया जाता और अगर वे बोलते हैं तो उन्हें सुनने नहीं दिया जाता। बीच में दूसरे मेहमान बोलकर उनको चुप कर देते हैं, उनको अपने तर्क पूरे नहीं करने देते हैं और यहाँ तक कि कई चैनल इस हद तक चले जाते हैं कि उनकी आवाज़ को ही मिक्सर के ज़रिए धीमी कर देते हैं या दबा देते हैं। और ये तो आपने कई एंकरों को बोलते हुए सुना भी होगा कि इनकी आवाज़ बंद कर दीजिए, बहुत बोल रहे हैं, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो ये सब भी होता है। अब इन बहसों में एक ख़ास तरह का पूर्वाग्रह होता है और वो है सत्ता की चाटुकारिता का। ये मुर्गे आपस में लड़े, तमाशा हो, दर्शकों को मज़ा आए, चैनल की चर्चा चारों तरफ हो, तो ये सब इस पूरे
बहसों के दौरान किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई एंकर नौटंकी करते हैं, तो कई एंकरों का चरित्र मंथरा की तरह होता है, वो लड़ाते हैं और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, तो ये उनका चरित्र है। यानी इस पूरे माहौल से एक तरफ सत्ता की चाटुकारिता हो रही है, दूसरी तरफ टीआरपी खोरी की जाती है। लेकिन ये जो कुछ भी टीवी पर होता देख रहे हैं, ये जो मुख्य सवाल अब है कि वो उसके लिए आप इन एंकरों को, रिपोर्टरों को जिम्मेदार उतना न माने, क्योंकि ये कठपुतलियों से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते हैं। इन चैनलों के जो मालिक हैं और जो संपादक हैं, दरअसल वो मिलकर तय करते हैं कि इन चैनलों की संपादकीय नीति क्या होगी, वहाँ कौन शो कौन एंकर करेगा, किस तरह से एंकर उस शो को हैंडल करेगा, उसका लब्बो लोआब क्या होगा, उसका एजेंडा क्या होगा, मकसद क्या होगा, ये सारा मालिक और संपादक तय करते हैं। साफ है कि अगर मालिक और संपादक न चाहें तो उनके चैनलों में इस तरह की बहसें नहीं होंगी, इस तरह का विश्वमन नहीं होगा, इस तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो एंकरों और रिपोर्टरों को कोसने के साथ साथ उनको भी कोसिए कि उन्होंने अपना ज़मीर गिरवी रख दिया है, वो पत्रकारिता नहीं भड़वागिरी कर रहे हैं, वो प्रचारक बन गए हैं पत्रकार से, ये वो पत्रकारिता का धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उनको ज़रूर कोसा जाना चाहिए। लेकिन असली कसूरवार हैं वो मालिक जो अपने फ़ायदे के लिए, सरकार को खुश करने के लिए, ज़्यादा विज्ञापन बटोरने के लिए इस तरह की बहसों को और इस तरह के एंकरों को पालते हैं, ढूंढ कर दूसरी जगह से लाकर अपने चैनलों में बिठाते हैं और उनको खुली छूट देते हैं कि वो जैसे चाहे जिस तरह से भी विश्वमन करे, लोगों को लड़ाए और चैनल को पॉपुलर बनाए। तो अब सवाल उठता है कि अगर आप केवल एंकरों को कोसते रहेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। अटैक होना चाहिए इन चैनलों के, इन मीडिया हाउसेस के मालिकों पर और उनके संपादकों पर, जो अपनी जिम्मेदारी पत्रकारिता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं, बल्कि ठीक उल्टा कर रहे हैं। लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, राजनीति को भी गंदा कर रहे हैं। तो इन चैनलों के मालिकों पर नज़र डालिए, उनके संपादकों को टारगेट पर रखिए, तब वो समझदारी वहाँ पैदा होगी, तब वो ऐसे लोगों को एंकरिंग पर नहीं बैठाएंगे, तब वो शो के डिज़ाइन इस तरह से नहीं करेंगे कि उनमें हिंसा, नफ़रत, कटुता पैदा करने वाली बातें हों। अब उस मालिकों को समझाना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन कुछ काम तो राजनीतिक दल भी कर सकते हैं, नेता भी कर सकते हैं। आखिरकार ये सवाल आप भी सोचते होंगे, आपके मन में भी उठता होगा कि ये नेता ऐसे शोज़ में जाते क्यों हैं जहाँ पर उनके साथ बदतमीज़ियाँ होती हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनको कुछ बोलते हैं तो बीच में रोक दिया जाता है, उनकी बात पूरी नहीं करने दिया जाता है, और ख़ास तौर पर विपक्ष के नेताओं को। तो वो ऐसी बहसों में जाते क्यों हैं? तो इस प्रश्न को न केवल ये बल्कि बहुत सारे पत्रकार भी जाते हैं जो या तो सरकार की सुर में सुर मिलाते हैं, एंकर के साथ सुर में सुर मिलाते हैं, और जो विरोध करते हैं उनको बोलने का मौका कम मिल पाता है। तो ऐसे पत्रकार, ऐसे नेता, ऐसे राजनीतिक दल अगर ये तय कर लें कि हम इस तरह के चैनल में, इस तरह के शोज़ में, इस तरह के एंकरों के साथ किसी बहस में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये दुकानें अपने आप बंद होने लगेंगी। ये बहुत कड़ा फैसला है। आप सरकार से गुहार लगाते रहिए, वो कुछ नहीं करेगी। अभी कांग्रेस ने गृह मंत्री को लिखा कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार क्या करेगी? सरकार तो खुद करवा रही है, सरकार को तो इसमें मज़ा आ रहा है, उसको फ़ायदा मिल रहा है, तो वो रोकने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो सरकार के प्रभाव में है, दबाव में है, वो भी कुछ नहीं करेगा। करना होगा इन राजनीतिक दलों को खुद। अगर वो बहसों में जाना बंद कर देंगे तो ये बहसें ही नहीं रह जाएंगी। तो वो तमाम मुल्ले, मौलवी, साधु, संत, विपक्ष के नेता, पत्रकार इस तरह की बहसों का बहिष्कार शुरू कर दें तो अपने आप ये इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन ये कड़ा फैसला उन्हें लेना पड़ेगा, और एक कड़ा फैसला आप दर्शकों को भी लेना पड़ेगा, हम लोगों को भी लेना पड़ेगा कि हम ऐसी किसी बहस को नहीं देखेंगे, ऐसे किसी चैनल को नहीं देखेंगे, ऐसे किसी एंकर
के शो को नहीं देखेंगे जो इस तरह के काम में मुब्तला है, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी है दर्शक होने के नाते, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम का असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है हमारे ऊपर, हमारे मित्रों के ऊपर, हमारे घर वालों पर। हम अपना तनाव फिर कहीं और निकालते हैं और पूरा माहौल को विषाक्त कर देते हैं। इसलिए हमें भी इस तरह के शोज़ का बायकॉट करना चाहिए। अगर हम बायकॉट करेंगे तो उनकी टीआरपी गिरेगी और ये झक मार कर अपने शोज़ का रूप बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उससे जहर बाहर हटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये कदम समाज को भी उठाना पड़ेगा, दर्शकों को उठाना पड़ेगा, नेताओं को और पत्रकार बुद्धिजीवी जो इन बहसों में हिस्सा लेते हैं उनको भी करना पड़ेगा। कोई भी हिंसा की घटना होती है, सांप्रदायिक तनाव की, सांप्रदायिक मुठभेड़ की, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो उसमें हमारे मीडिया का चरित्र एकदम से निकल कर आ जाता है, उसका हिंदूपना जाहिर होने लगता है। और ख़ास तौर पर इस समय जबकि मीडिया बहुत ही ध्रुवीकृत हो चुका है, वो एक पक्षी हो गया है और उस पर आप हिंदुत्ववादी एजेंडे को साफ तौर पर देख सकते हैं। अब देखिए कि बेंगलुरु में जो हिंसा हुई उसमें सांप्रदायिकता का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, एक संप्रदाय विशेष के किसी व्यक्ति ने एक ऐसा पोस्ट किया सोशल मीडिया पर जो दूसरे समुदाय के लोगों को आपत्तिजनक लगा, उकसाने वाला लगा, वो उन्होंने उसके प्रतिक्रिया में कुछ हिंसा की, बड़े पैमाने पर हिंसा की, लेकिन इसमें दो संप्रदाय आपस में टकराए नहीं थे। सीधी सी बात थी कि दूसरे संप्रदाय जो आहत महसूस कर रहा था अपने आप को इस पोस्ट से, वो पुलिस स्टेशन गया, उसने कार्रवाई करने की मांग की और पुलिस की तरफ से जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो लोग इकट्ठे हो गए और हिंसा आगजनी करने लगे। ये हो सकता है कि इस हिंसा आगजनी में ऐसे लोग शामिल हो गए हों जो कट्टरपंथी जमात के हों, उनको उकसाया गया हो, उनको भड़काया गया हो और उनके पीछे कोई राजनीतिक मकसद वाले लोग भी शामिल हों, तो ये बहुत संभव है। लेकिन आप इसी घटना के बरक्स ये भी देखें कि उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने एक मंदिर को चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाकर घेर लिया ताकि उसको कोई नुकसान न पहुंचाने पाए। तो ये समझ भी उन नाराज़ लोगों में थी कि ये हिंदू मुसलमान वाला खेल न बनने पाए और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। लेकिन वो बहुत नाराज़ थे, बहुत आक्रोशित थे, इसलिए उन्होंने जो नहीं करना चाहिए वो भी किया। ये कोई भी बात ये जस्टिफाई नहीं कर सकती कि आप हिंसा पर उतर आएँ, आप आगजनी करने लगें, तो ये गलत तो काम उन्होंने किया था। लेकिन इस पूरे मामले को हमारे मीडिया ने एक इस तरह से दिया कि एक समुदाय के लोग जो भड़के हैं वो दरअसल जाहिल हैं, वो सांप्रदायिक सोच वाले हैं और सांप्रदायिक सोच में आकर ये तमाम हरकतें कर रहे हैं, उसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। हम सब जानते हैं कि वो जो सोशल मीडिया का पोस्ट था एक विधायक के रिश्तेदार ने किया था, दोनों हिंदू थे। फिर बाद में विधायक ने बाकायदा वीडियो जारी करके कहा कि हम इसके खेद प्रकट किया और इस तरह की घटनाओं को न होने देने के लिए रिक्वेस्ट भी की। तो एक तरफ तो ये आप कहीं से देखेंगे कि कहीं से कोई उकसावा नहीं हो रहा था कि इसे सांप्रदायिक रूप दिया जाए, लेकिन हमारे मीडिया में इसका पूरा जो पोर्ट्रे हुआ, जिसका जो पूरा प्रस्तुतिकरण हुआ, वो इसी तरह से हुआ जैसे मानो ये एक सांप्रदायिक हरकत थी और बहुत सोची समझी साजिश के तहत किया गया। क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में और बीजेपी की सरकार के लिए बहुत अच्छा है कि ये ध्रुवीकरण हो हिंदू मुसलमानों का। तो जो नहीं हो रहा था वो भी मीडिया करने की कोशिश कर रहा था ताकि दूसरे समुदाय को लगे कि ये एक समुदाय है जो इस तरह से हरकतें करता है और उसके खिलाफ संगठित होना चाहिए। तो ये मीडिया की भूमिका थी जो हमने बेंगलुरु हिंसा के दौरान देखी और फिर सरकार उसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार ही थी। वो यूपी के पैटर्न पर अब जो इस हिंसा में भाग लेने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने और वो सब काम करने की तैयारी कर रही जो योगी सरकार ने की। तो आप देखिए कि मीडिया का चरित्र किस तरह से एक पक्षी हो गया है और किस तरह से वो कोशिश कर रहा है कि हर मामले को एक हिंदू मुसलमान की शक्ल दे दी जाए, जबकि यहाँ पर मामला कानून व्यवस्था का था और सोशल मीडिया का था।
एक पक्ष तो ये है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जो वहाँ की पुलिस है, जो वहाँ का प्रशासन है, वो चौकन्ना नहीं था, उसने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हिंसा हो गई। और इन पर काबू पाना चाहिए था समय से, वो भी उसमें भी वो नाकाम रही। तो एक तो ये असफलता थी वहाँ के पुलिस और प्रशासन की, और जाहिर है कि ये जो कट्टरपंथी लोग रहे होंगे उन्होंने भी इसको हवा दी होगी। तो एक तो पक्ष ये है। दूसरा, इससे बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मसला है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और वो ये है कि सोशल मीडिया पर जो हेट स्पीच का सिलसिला चल रहा है उस पर नियंत्रण पाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। अभी हैदराबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में एक जजमेंट भी दिया था। तबलीगी जमात को लेकर जो कुछ हुआ था मीडिया में, ख़ासतौर से सोशल मीडिया में, उसको लेकर एक फ़ैसला भी आया था कि इसको रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। दुनिया भर में सोशल मीडिया पर हेट कंटेंट को लेकर लगातार बहस चल रही है, बातचीत चल रही है, और ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनको कैसे इनसे हेट कंटेंट बाहर जाए, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। यूरोप के कई देशों में इसके लिए कानून बनाए गए हैं और फेसबुक वगैरह पर दबाव डाला गया है कि आप इसको कम कीजिए। यहाँ तक कि अमेरिका में अभी यही सब हो रहा है, क्योंकि जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला आंदोलन चल रहा था उसमें भी सोशल मीडिया का रोल इसी तरह से हिंसा और नफ़रत को भड़काने वाला रहा है। भारत सरकार इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं किया है, न करते हुए दिख रही है। अगर अंदर खाने कुछ तैयारी हो रही हो तो बात अलग है, लेकिन इसे रोकने की कोशिश अगर समय पर न की गई तो ये जो बेंगलुरु में हुआ है वो और भी बड़े विस्फोटक रूप में पूरे देश भर में हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ भी, हमने देखा कि मुजफ्फरनगर दंगों में एक पाकिस्तान का वीडियो सर्कुलेट करके हिंसा भड़काई गई थी। तो ये बहुत ही संवेदनशील और ऐसा मसला है जिस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए, और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनसे बातचीत करके उन पर दबाव डालकर इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि इनका दुरुपयोग न करें और इस तरह के व्यक्ति जो इस तरह का कंटेंट डालते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जैसा कि बेंगलुरु में किया गया। जिस व्यक्ति ने, नवीन नाम के जिस व्यक्ति ने इस तरह का पोस्ट किया था, उसके खिलाफ साइबर एक्ट के तहत जो भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जानी चाहिए, क्योंकि ये अपराध है, समाज में वैमनस्यता पैदा करने की एक कोशिश है और इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, देश भर में पत्रकारों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी हत्याएं भी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश और कश्मीर में तो हालात बहुत ख़राब हैं। कश्मीर का मामला आप थोड़ा अलग कर सकते हैं, वहाँ तो एक तरह से मीडिया का गला ही दबा दिया गया है, एक तरह की सेंसरशिप वहाँ पर चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो कि हम मानते हैं कि थोड़ा स्वतंत्र राज्य है, वहाँ भी हालात बहुत ख़राब हैं और आए दिन वहाँ से पत्रकारों पर हमले की, उनको परेशान किए जाने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन इनको छोड़ दिया जाए और हम ये देखें कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ से भी बहुत ही शर्मनाक और खौफनाक किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं। आप देखिए कि कारवां के दो जो पुरुष रिपोर्टर थे और एक महिला रिपोर्टर थी, जब दिल्ली के एक हिस्से में दंगों के बाद के कवरेज के लिए गए तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया। ये लोग दिल्ली दंगों के बाद क्या हालात हैं, वहाँ जो दंगा पीड़ित हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, इन पर रिपोर्टिंग करने गए थे। और वहाँ के जो लोग हैं बीजेपी नेता के नेतृत्व में इकट्ठे हो गए। जाहिर है कि सारे हिंदुत्ववादी लोग थे। उन्होंने उनके साथ ज़्यादती की, उनको मारा पीटा और किसी तरह से उन्होंने जान बचाई। एक जो रिपोर्टर था वो मुस्लिम था, तो उसको मॉब लिंचिंग की नौबत आ गई थी। दूसरे साथी रिपोर्टर का कहना है, जो सिख था, कि अगर मैं उसे वहाँ से निकाल न ले गया होता तो उसको मार डाला गया होता। तो ये स्थिति पुरुष रिपोर्टर की हुई। लेकिन जो महिला रिपोर्टर वहाँ गई थी, उनके साथ जो हुआ वो तो बहुत ही शर्मनाक है। उस महिला रिपोर्टर को इन भीड़ ने घेर लिया और मारा पीटा तो था ही, इसके साथ ही एक उनमें से भीड़ में से एक संस्कारी पुरुष ने अपने प्राइवेट पार्ट्स को निकालकर अश्लील इशारे किए उस महिला रिपोर्टर से। महिला रिपोर्टर किसी तरह से वहाँ से निकलकर भागी और पुलिस स्टेशन में जाकर उसने जान बचाई।
अब ये मामला तो चलिए, ये दुर्घटना कभी हो सकती है, कहीं कुछ ऐसे लोग घेर सकते हैं पत्रकारों को, लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि वहाँ जो पुलिस वाले मौजूद थे उन्होंने किसी तरह से इन लोगों की मदद नहीं की। और जब इन लोगों ने पुलिस में FIR दर्ज कराने की कोशिश की तो उसे भी दर्ज नहीं किया गया। जवाब में ये कहा गया कि पहले पुलिस जांच करेगी, फिर मामला FIR दर्ज करेगी। तो ये पुलिस का रवैया है और इसको लेकर तमाम पत्रकार संगठन लामबंद हैं। उन्होंने इसकी घनघोर निंदा की है, सरकार से मांग की है कि पत्रकारों को सुरक्षित किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। हम तो जानते ही हैं कि हमारा मीडिया का बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया में तब्दील हो चुका है। वो सरकार की रिपोर्टिंग नहीं करता, सरकार से सवाल नहीं करता, सरकार के और दिल्ली पुलिस के जो कुकर्म हैं उनके बारे में कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जो रिपोर्टर कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं, उनको इस तरह से सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी जान पर खतरा बन रहा है। ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। पूरे देश के हालात का रिफ्लेक्शन आप दिल्ली की इस घटना में देख सकते हैं कि जो दिल्ली में हो रहा है उससे कहीं भीषण स्थिति पूरे देश में बन रही होगी। साफ है कि मीडिया हमारे यहाँ अब आज़ाद नहीं रहा, स्वतंत्र नहीं रहा और सरकार उसको अपने कदमों तले दबाने के लिए हर कोशिश, हर हथकंडा आजमा रही है। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच, जिसमें मैंने मीडिया की तमाम तस्वीरें जो इस हफ्ते की हैं वो आपके सामने प्रस्तुत की। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और DB लाइव चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा पूरे हफ्ते की ख़ास मीडिया खबरों को लेकर, उनका पोस्टमार्टम के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।